नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गठबंधन सरकार शर्तें अभी से तैयार। आज हम हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर खास तौर पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है, शेयर बाजार को मैनिपुलेट करने का उन्होंने आरोप लगाया है। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का ये बड़ा आरोप। अब से कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, शेयर बाजार को लेकर भ्रम फैलाया गया। उनके हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कहा गया कि आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कीजिए, आप शेयर्स खरीदिए। मार्केट घोटाले की अब जेपीसी जांच की वो मांग कर रहे हैं। 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शेयर बाजार घोटाले की जेपीसी जांच हो, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। तो राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे हैं। उनका ये कहना है कि इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। एग्जिट पोल के जरिए जो नंबर्स दिखाए गए और जो शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स आए, फिर मार्केट गिरा, 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, जेपीसी जांच होनी चाहिए, इतिहास में सबसे बड़ा वो घोटाला है। राहुल गांधी ने कुछ ही देर पहले आरोप लगाया। आइए जल्दी से आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि मुख्य मुद्दा आज हमारी बहस का ये है कि सरकार तो बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक भी लगा रहे हैं, मोदी 3.0 में। लेकिन क्या जब गठबंधन के साथी, चाहे वो जेडीयू हो, टीडीपी है, इन सभी पार्टियों की शर्तें जो है वो हावी होती हुई दिखाई दे रही है। और ये भी आपको बताएंगे कि जो 3-4 बड़े मुद्दे हैं, जो कोर इश्यूज है बीजेपी के, चाहे उसमें मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ उनकी बोली हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की मांग हो, चाहे जो अन्य मुद्दे रहे हैं, वो हम सब आपको दिखाएंगे कि उस पर टीडीपी और जेडीयू का स्टैंड क्या है, क्या साथ चलेगी ये सरकार। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। 9 जून खबर है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण की यही तारीख तय हुई है। नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार की अगुवाई करेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन तस्वीर साफ हो, इससे पहले गठबंधन के सबसे अहम सहयोगी के तौर पर उभरे नीतीश बाबू की पार्टी ने अग्निवीर योजना की समीक्षा का राग छेड़ दिया है। कि अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नए तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। कौन क्या कहा है, विषय अब वो नहीं है। विषय अब ये है कि राष्ट्र मजबूती से बढ़ना चाहिए और एनडीए सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व मिल बैठकर काम करती है। ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं। समान नागरिक संहिता बीजेपी का बड़ा एजेंडा रहा है। वहीं जेडीयू ने तो खुलकर कभी इसका समर्थन किया और ना ही विरोध। आज भी पार्टी उसी स्टैंड पर कायम है कि चर्चा होनी चाहिए। वहीं टीडीपी जब गठबंधन से बाहर थी तो विरोध कर रही थी, लेकिन अब कह रही है कि देश के लिए जो ठीक होगा उसी के साथ रहेंगे। हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। बाकी इश्यूज में वी आर ओपन फॉर नेगोशिएशन। इन केस देश का इंटरेस्ट में है तो हम बातचीत करके लार्जर इंटरेस्ट कंसिडरेशन करके जो अच्छा है वो करने के लिए हम तैयार हैं।
अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग स्टैंड है, तो बातें होंगी, सवाल भी उठेंगे। लेकिन दिलचस्प ये है कि यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी में भीतरघात और गद्दारी की बातें भी होने लगी हैं। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। पूरे प्रदेश में कुछ गद्दारों ने गद्दारी की, वो आस्तीन के सांप बने, लेकिन इसकी समीक्षा पार्टी करेगी। हम कौन सी सीट कौन से कारण से हारे, और इसी में यदि किसी विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यदि भीतरघात किया है, इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। जो हारे वो क्या कहना चाहते हैं, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये समझना होगा। लेकिन सरकार में बैठे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस ने बेहाल कर दिया। ये ओवर कॉन्फिडेंस था, ये महसूस करते थे कि हम तो जीत ही गए। और भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। राम जाने कौन ओवर कॉन्फिडेंस में था, किसने गद्दारी की, समीक्षा बीजेपी को करनी है। लेकिन इसी के साथ साथ एनडीए गठबंधन की बन रही है फिर से सरकार, और ऐसे में किसकी क्या है मांग, अब चर्चा इस पर है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के स्टूडियो में आ गए हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी नेता जेडीयू के हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आ गए हैं, उनको भी दिखाइए। और अनूप बुगिदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं टीडीपी के। अब यही दोनों के हाथ में है पूरा मामला, क्योंकि गठबंधन की सरकार है तैयार, लेकिन शर्तें अभी से हैं हजार। लेकिन हम चाहते हैं कि आगे की जानकारी पर कुछ बात हो। हम आपको दिखाते हैं कि 3-4 जो बड़ी योजनाएं, क्योंकि आज से ही सत्यप्रकाश मिश्रा जी की पार्टी ने अग्निवीर को लेकर अपना राग छेड़ दिया है। इसी में हम आपको बताते हैं कि अभी तक अग्निवीर स्कीम, सबसे पहले जेडीयू का इस पर क्या स्टैंड है। हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है, और जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है उनकी चर्चा, माफ कीजिएगा, ये अग्निवीर योजना पर नहीं है। दरअसल बहुत विरोध हुआ था, ये जेडीयू का कहना है, मैं समझ गई, वो आपका यूसीसी पर था। बहुत विरोध हुआ था, चुनाव में भी असर देखने को मिला। इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। ये 6 जून को आप देख रहे हैं आज केसी त्यागी का बयान, समीक्षा जरूरी। तो अग्निवीर स्कीम पर पूरी तरह से जेडीयू ने सवाल खड़ा कर दिया है, लगभग हमने इसीलिए क्रॉस लगा दिया है। अपने करंट पोजीशन में सत्य जी, आप चाहते हैं कि अग्निवीर योजना में बदलाव हो? एक लाइन में। बदलाव नहीं, समीक्षा होनी चाहिए, उससे एक हताशा पैदा हुई थी। ठीक है, ठीक है, इस एनालिसिस पर चर्चा और करेंगे। अब देखिए, अग्निवीर पर ही टीडीपी उनके साथ नजर आ रही है। घोषणा पत्र में हालांकि जिक्र नहीं है इसका। अब आ जाते हैं समान नागरिक संहिता पर, यूसीसी पर। जेडीयू का कहना है, ये टिक मार्क इसलिए हमने लिखाया है कि उनका कहना है कि हम इसके खिलाफ नहीं है यूसीसी के, लेकिन इस पर व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। उसके करंट स्टेट में जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स है, सबसे चर्चा होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप टीडीपी देखें, जब बीजेपी से गठबंधन में नहीं थे तब वो इसके खिलाफ थे। अब उनका इस पर क्या कहना है? चंद्रबाबू नायडू जुलाई 2023 में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे विजयवाड़ा में मिले थे, और उनका ये कहना था कि टीडीपी इस पर कोई फैसला नहीं लेगी और उनके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएगी। तो देखिए, ये हमेशा कहा जाता है कि चाहे जेडीयू टीडीपी हो, दोनों के ही जो मुस्लिम समुदाय में जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें उनका स्टेक है। तो ऐसे मुद्दे पर वो पांव भी फूक फूक कर रखेंगे। आ रही हूं मैं, एक एक करके आ रही हूं, सब पर चर्चा करेंगे। सीए क्या बीजेपी के साथ है? तो कानून का समर्थन, सीए में जेडीयू खुलकर साथ है और इस कानून का समर्थन टीडीपी भी करती है। और आप जानते हैं कि कैसे, अगर सीए के मामले में हम देखें, जेडीयू का कहना है जब कानून बना और जब लागू हुआ तब सरकार के वो साथ थी, और कई लोगों को नागरिकता का जो सर्टिफिकेट है वो बांटा भी गया है। टीडीपी भी पक्ष में थी, और ये कहा है चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को बैक करते हुए सीए इम्प्लीमेंटेशन पर 15 मार्च 2024 में कि कोई भी देश जिसके पास अपना नागरिकता का कानून है, इसमें गलत क्या है। तो ये 3 मुद्दों पर हमने आपको दिखा दिया है। अब हम कुछ ही देर में ये देखिए, मुस्लिम आरक्षण भी जल्दी से दिखा देते हैं। जेडीयू टिक मार्क, जिन्हें हक है उन्हें मिले।
संविधान में जो कहा जाता है उन्हीं के साथ हो, संविधान के दायरे में जिन्हें हक है उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन टीडीपी जो कि 4% मुस्लिम आरक्षण मिले ये कहती है, वो इस मुद्दे पर कैसे समन्वय बिठाया जाएगा ये दिलचस्प होगा। और इसीलिए हालांकि तारीख भी आ गई है, 9 की तारीख बता दी गई है, 9 जून को शपथ ग्रहण होना है। मोदी 3.0 की शुरुआत होगी। कैबिनेट के तमाम मंत्री भी, जो सहयोगी दल है उनके भी मंत्री शपथ लेने वाले हैं। लेकिन अब वक्त है जब हम जल्दी से आपको तमाम मेहमानों से मिलाते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिर अयोध्या को भी डिकोड करेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका यही है कि फैजाबाद सीट वो हार गए हैं राम मंदिर के निर्माण और भव्य जो उद्घाटन वहां पर हुआ था उस समारोह के बाद। कई असेंबली सीट्स में हारे हैं, अयोध्या शहर में जीते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है इसको भी जरा समझेंगे। क्या कमंडल की राजनीति पर पूरी तरह से जनता ने वोट बैंक के नजरिए से ताला लगा दिया है? इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी, देखिए बहुत इश्यूज पर, आपके जो कोर इश्यूज है उस पर खास तौर पर मुस्लिम आरक्षण हो, खास तौर पर समान नागरिक संहिता हो, और अग्निवीर और मुस्लिम आरक्षण, ये दोनों पर खुल के आपके मतभेद हैं और केसी त्यागी ने अभी से ही उस पर अपना सुर छेड़ दिया है। लेकिन उससे भी पहले, इस पर आप जवाब दें, उससे भी पहले मैं चाहती हूं कि आप सीधा राहुल गांधी के आरोप का जवाब दें, जिसमें वो शेयर मार्केट के मैनिपुलेशन का आरोप लगा रहे हैं और सीधे पीएमएचएम को घेर रहे हैं। गौरव जी। धन्यवाद। अंजना जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति जो बड़ा नासमझ हो, अपरिपक्व हो, वो बाहर निकल के आए और कोई भी अनर्गल बयान दे दे, उलूल जुलूल की बातें कर दे और उसके बाद हम लोग चर्चा करने बैठ जाएं। ठीक है, एक सेकंड आपको टोक रही हूं। ऐसा है, एक सेकंड रुक जाइए। ये सवाल लाजमी है क्योंकि सबसे बड़े विपक्षी दल ने आपसे पूछा है, जवाब आपको देना चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको राष्ट्रपति भवन की, जहां पर 9 जून की तैयारी, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है वो 9 जून की ही तैयारी है। शपथ ग्रहण समारोह, पहली खबर आई थी 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा, अब 9 जून को होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे वक्त के बाद तीसरी बार पुनः देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। और इस शपथ ग्रहण समारोह में देश विदेश के और खास तौर पर जो पड़ोसी मुल्क है उनके भी मुखिया आएंगे, सभी शामिल होंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि इसके साथ साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं, जिसमें जेडीयू हो, टीडीपी हो सकता है जीतन राम मांझी की अभी हम पार्टी हो, इन सब से भी अगर मंत्री पद दिया जाता है तो उनकी भी शपथ उसी दिन हो। शाम 6 बजे का वक्त, अभी तक के मुताबिक शाम 6 बजे तक का वक्त इसके लिए तय किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की। जी गौरव जी, अब जवाब दीजिए। अंजना जी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पुनः एक बात कहूंगा। कोई अपरिपक्व नेता बिना तथ्यों के केवल अगर भ्रम की राजनीति करने के लिए, केवल रायता फैलाने के लिए आएगा तो ये जरूरी नहीं है कि हमें उस पर चर्चा करनी है। फिर भी मैं तैयारी से आया हूं, मैं उत्तर भी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, और इसलिए कहूंगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ये मानते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है। इससे पहले मीडिया पे कहा गया कौन जात हो। आज मैं उनकी प्रेस वार्ता सुन रहा था, उन्होंने, एक आपकी पत्रकार है मौसमी, उनसे कहा बीजेपी की लाइन तुम लेती हो, बीजेपी का बैच लगा लो। अब मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, आपको करारा जवाब देना चाहिए, जनता देख रही है। कोई अगर मुश्किल सवाल पूछ ले राहुल गांधी से, कक्षा 5 के जो छात्र हैं, तो आक्रमण करते हैं मीडिया पे और कहते हैं तुम्हें भाजपा की लाइन नहीं लेनी चाहिए, बैज लगाओ। क्यों कहा जाता है ये? क्या ये बात मैं उठाऊंगा? नहीं, पूरी ताकत से उठाऊंगा और कहूंगा कि अगर पत्रकार से उसकी जात पूछोगे और कहोगे बीजेपी की लाइन है क्योंकि तुम्हारे पास प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो यह दिखाता है कि मानसिक दिवालियापन हो गया है इनका। अब मैं आपको कुछ तथ्य देता हूं और इन तथ्यों को आप सुनिए। इन्होंने आरोप लगाया नरेंद्र मोदी जी पे और इन्होंने आरोप लगाया गृह मंत्री और वित्त मंत्री जी पे। मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, राहुल गांधी को चाहिए था कि जो स्टॉक मार्केट नीचे आई थी वो स्टॉक मार्केट रिकवर हो चुकी है, 3000 पॉइंट ऊपर आ गई है
और आज ही की खबर है 21 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। क्यों आरोप लगाया राहुल गांधी ने झूठा कि 30 लाख करोड़ रुपया जो निवेश किया है नागरिकों ने वो डूब गया है। 21 लाख करोड़ की जो रिकवरी हुई है वो क्यों नहीं बताया? क्या ये झूठा नहीं है राहुल गांधी? क्या ये भ्रम नहीं फैलाता है? मैं सबसे पहले ये आपत्ति दर्ज करता हूं और इसीलिए मैंने कहा कि वो कोई भी अनर्गल आरोप लगाएंगे और हम सुनते रहेंगे, ऐसा होगा नहीं। दूसरी बात, मैं आपको बयान बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा गया, बिल्कुल पॉइंटेड सवाल स्टॉक मार्केट पे, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने बड़ी जिम्मेदारी से क्या कहा? उन्होंने कहा हालांकि हमारी सरकार ने मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी को बहुत बल देती हैं। हमने 25,000 से यात्रा शुरू कर दी थी, आज 75,000 पर पहुंचे हैं। ये सेंसेक्स की बात है। अगर मैं इस पर कुछ कहूंगा तो कोई अर्थ निकाल लेगा कि मैं वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूं, पहला। दूसरा, अमित शाह जी ने क्या कहा ये भी सुनिए, फिर पूछेगा इनसे अमित शाह जी ने क्या कहा। अमित शाह जी ने कहा शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को चुनाव से नहीं जोड़कर देखना चाहिए, मत देखिए, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन अगर ऐसी अफवाहें हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे आएगा तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि 4 जून से पहले शेयर खरीद लें। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पे कोई कयास ना लगाए और चुनाव से ना जोड़े। लेकिन अगर कोई ऐसी अफवाह है, क्योंकि स्थिर सरकार जब जब आती है भारत में, तो स्थिर सरकार का मतलब है पॉलिसीज कंटिन्यू करेंगी और जितने निवेशक होते हैं, जितने स्टॉक मार्केट के शेयर्स खरीदे जाते हैं, उनको विश्वास होता है कि भारत प्रगति के रास्ते में चल रहा है। अब आप मुझे बताइए इसका क्या लेना देना है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा कि स्टॉक्स खरीद लो, फलाना कंपनी के खरीद लो। तीसरी बड़ी बात, राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पे भी अंजना जी ऐसे ही आरोप लगाए थे। राफेल, औंधे मुंह गिरे राहुल गांधी, झूठ बोलने के लिए माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में। और राफेल में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? उन्होंने कहा हित में राफेल लेके आई है सरकार और 9% सस्ते हैं राफेल। अब आप मुझे बताइए, ये झूठ की, फरेब की और भ्रम फैलाने की राजनीति का अंत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और इसीलिए आज आलोक शर्मा जी, हो गया गौरव जी, रुक जाइए। आलोक शर्मा जी, आपसे कई सारे प्रश्न थे, उस पर आप जवाब दीजिएगा। आखिर जो राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं उसको भी आप पूछिएगा बीजेपी से। लेकिन एक प्रश्न है जिस पर आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के नेताओं को सोचना होगा, वो है हर संस्था पर और उस संस्था के वाहकों पर सीधा आरोप लगाना। इसी चुनाव आयोग को आप लोगों ने कितनी गालियां दी, लेकिन सब सुन गया जब 4 जून को नतीजे आए और फिर एक बोली नहीं निकली, न ईवीएम का नाम दिन भर लिया गया, न चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, क्योंकि उस वक्त नतीजे ऐसे आ रहे थे जिससे आप बहुत उत्साहित थे। दूसरा, हमारी साथी आज एक प्रश्न पूछती है, प्रश्न पर उसको बीजेपी का बैच लगाने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसी ही स्थिति रहती है, कहीं पर और जाइए, हर किसी पर को एक ही चश्मे से देख देना, रंग देना, और एक ऐसे बड़े नेता का सीधा जर्नलिस्ट को कहना कि आप बीजेपी का बैच लगा लो। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? आप लोगों को सोचना चाहिए, ये गलत है, ये व्यवहार ही गलत है। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा व्यवहार कहां से आप लोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तीसरी बात है, आप प्रश्न उठाइए, अगर कोई गलत कहता है आप उस पर प्रश्न उठाइए। तीसरा, जो उन्होंने शेयर मार्केट के आरोप पर अपनी बातें कही हैं उस पर आप अपना आधार समझाइए, क्योंकि वो इसको खारिज कर रहे हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से शुरू कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को जिस दिन से चुनाव हुआ है, बीजेपी और मीडिया का एक वर्क क्लीन चिट देने पे तुला हुआ है। हम क्लीन चिट अभी भी नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो चीजें, जो कंप्लेंट्स गई हैं, उन पर एक्शन हो। और इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा काम किया है, प्लेन लेवल फील्ड पर काम नहीं किया है। जनता ने वोट दिया है, अगर हमें जनता ने वोट देकर जिताने का काम किया है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहीं पर कोई योगदान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पूरा भरसक प्रयास किया कि सत्तासीन लोगों को हर तरह से मदद की जाए। अब आता दूसरा सवाल का हिस्सा कि हमारा व्यवहार, अंजना जी, हमारा कांग्रेस के व्यवहार देखने से पहले जिस संस्थान की आप बात कर रहे हैं, मीडिया जगत की, मीडिया जगत भी अपना व्यवहार देखे। पिछले 10 साल से अगर 80 से 85% मीडिया वर्ग, एक मिनट सुनिए मैम, मैंने आपको आलोक जी, सुनिए जरा। आलोक जी, मौसमी सिंह ने सवाल पूछा था, दिखेगा तो हम आप अपनी शब्द और भाषा को संभालिए मिस्टर आलोक, मैं आपको कह रही हूँ।
मैं उस नहीं। देखिए मैं मिस्टर आलोक, आप मैं शब्द और बिल्कुल भाषा संभालिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप अगर अपने ऐसा ऊपर क्यों ले शब्द रहे हैं? मैंने आप मैंने नहीं 80 से अगर 85 नहीं, आप किसी के लिए भी अंजना जी, ऐसी इतनी भाषा मिर्ची मेरे क्यों शो लग पर रही है आपको? इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंजना अगर जी, आपके सुनिए नेता मेरी के लिए बात। नहीं, मैं किसी के लिए ये अंजना शब्द जी, इस्तेमाल नहीं करने दूंगी अंजना अपने जी, शो पे। Take back अंजना your जी, words। राहुल गांधी नहीं, के लिए बिल्कुल। अपरिपक्व कहा गया, आपने नहीं रोका उसको अभी तक। तो इमेच्योर पर बोलना, आप उस पर जवाब दीजिए, आप उनके नेता पर अटैक कीजिए। मीडिया हिंदुस्तान का सुनिए ना जरा, अंजना जी हिम्मत है तो सुनिए जरा आज। बिल्कुल बहुत आप हिम्मत बहुत है, लोगों को डांटती आपसे हैं, कहीं सुनिए ज्यादा जरा है, एक बार। आपसे ही प्लीज आलोक जी, आलोक जी 80 प्लीज, से मैं सुनिए एक सेकंड कह रही शांति से हूँ, तो। आप भी अपना शांति से सुनिए सुनिए, मैं भी शांति 80 से बोलूँ। 85% प्लीज कम डाउन, ब्रिंग डाउन योर हिंदुस्तान के टेम्पर मीडिया सर, ने- ब्रिंग डाउन योर अरे भाई टेम्पर। सुनिए ना मैडम, आप लेकिन सुनेंगे अब नहीं। शब्द मत बोलिए, अब शब्द मत बोलिए प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू I will bring down my temper, but I will not take my words back. I am coming to the Sure. point. वापस आता हूं। व्यवहार की बात आपने की, व्यवहार हमने देखा है। किसानों को आतंकवादी पूरी तरह से हिंदुस्तान के मीडिया के एक वर्ग ने पूरी तरह से बीजेपी का साथ दिया। नोटबंदी जैसा कुकर्म हुआ, मीडिया ने बीजेपी का साथ दिया। राफेल की जांच नहीं होने दी। जेपीसी होती है तो पूछते हैं कि संसद नहीं चलेगी तो पैसा किसका खर्च होगा। यही सवाल आज मौसमी ने पूछा था। अरे अभी तो जेपीसी की मांग हुई है, अभी से आपको बीजेपी का बचाने का सवाल पूछने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? जैसे ही सवाल पूछा, मैं बीजेपी भी को प्रेस बचाने कॉन्फ्रेंस का में नहीं, था। आप लोगों को सबको चाहिए अपना अपना महिमा मंडन। वहां जाके मौसमी कहे कि आप महान, आपकी पार्टी महान, आपके सवाल महान, आपका मुद्दा महान, तो वो ठीक रहती, निष्पक्ष रहती। ये गलत है। आप सवाल का जवाब दीजिए। जैसे गौरव भाटिया को भी सवाल का जवाब देना चाहिए, उन्होंने कहा मैं विपक्ष के सवाल का नहीं दूंगा, मैंने उनको कहा आपको देना होगा, सबसे बड़ी पार्टी है, वैसे ही आपको भी देना चाहिए। जर्नलिस्ट पर अटैक करना, और वो भी मौसमी सिंह पर। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कंगना रनौत से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी का मामला। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। कोर्ट का ये मामला है जहां पर एक महिला सुरक्षा कर्मी ने गालियां भी दी, ये कंगना कह रही हैं, और थप्पड़ मारने का भी आरोप है। फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन ये जारी करके कंगना रनौत ने अपना पक्ष रखा है और वो कह रही थी कि फार्मर्स प्रोटेस्ट यानी जो किसानों का आंदोलन था उसके समर्थन में उन्होंने अपनी बात कही और इसके बाद उनको मारा है। फिर उन्होंने पंजाब को लेकर एक सवाल पूछा है कि वहां पर कट्टरवाद उग्रवाद बढ़ रहा है। बहरहाल इस पर क्या आगे रिएक्शंस आता है, किस तरह की बातें की जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से एक बार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये उसी वक्त का वीडियो है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे ये सब कुछ हुआ है जहां पर एक महिला सुरक्षा कर्मी ने ही थप्पड़ मार दिया कंगना रनौत को और उसके बाद उन्हें वहां से निकाला गया है, हटाया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन पर वो उसे सपोर्ट करती हैं और उन्होंने कंगना को ये थप्पड़ मारा है। हाल ही में मंडी से चुनाव में जीती हैं कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और ये तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की, जहां पर कंगना रनौत पर ये थप्पड़ मारा गया है। तो एक बार फिर से पूरी कहानी आपको, दरअसल जो कांस्टेबल जो आरोपी है बताया जा रहा है वहां पर मौजूद, उन्होंने भी अपनी तरफ से बयान दिया है। वो क्या कह रही है वो भी आपको सुनाएंगे, वो जैसे ही आता है हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बता दें, चंडीगढ़ एयरपोर्ट जहां पर बयान दिया था ना कि
कि 100 रुपए के लिए बैठी है तो घर में ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। पर आप माँ भी जाएगा मैडम, थोड़ा एक सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा थोड़े। बहुत गंभीर हो रहा है और आपको दिखा दें ये कंगना है उस तरफ, कोई और वीडियो बना रहा है और जो सीआईएसएफ की स्टाफ ने थप्पड़ मारी थी वो इधर आकर बता रही है कुछ कि मेरी माँ भी वहां पर थी। जैसे ही स्पष्ट हो जाते हैं शब्द उसको लिख दिया जाए तो ज्यादा सुन। ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। पर आप माँ भी उस वक्त जब इसने बयान दिया था, ये एक लाइन समझ में आ रही है। मुझे लगता है कि आंदोलन के टाइम पर उसकी माँ बैठी थी वहाँ पे, ऐसा वो कह रही है कि मेरी माँ बैठी थी जब इन्होंने कुछ बोला था तो मुझे लगता है किसान विरोधी किसी बयान को वो रेफर कर रही हैं। किसान आंदोलन के दौरान वो बता रही हैं कि उनकी माँ वहाँ पर मौजूद थी। एक बार फिर से सुना। ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। पर आप माँ भी तो इस खबर पर हमारी नजर रहेगी और जो परिस्थिति चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बनी है वो आपने देख ली है। वापस रुक करते हैं आज की बहस का और आलोक शर्मा जी अब अपनी बात पूरी कीजिए आप 2-3 लाइन में। लेकिन सवाल है कि आज जो उन्होंने आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसके आधार पर वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और उन्होंने लाइन बाय लाइन समझाया कि किस आधार पर ये बातें कही गई थी गृहमंत्री की तरफ से। देखिए, मुझे लगता है कि मैं पूरा वक्तव्य दे रहा था, बीच में दूसरी खबर आ गई। इलेक्शन कमीशन की भी बात आई और व्यवहार की भी बात आई। संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हम लोग हों, हम लोगों का तो व्यवहार 24 घंटे मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रहता है। लेकिन अब जनता भी समझ रही है कि किस किस का व्यवहार कैसा है। किसने बीजेपी की जो लाइन थी 10 साल तक हिंदू मुसलमान करने की, उसको किस लाइन को किसने ढोया है। आज अभी एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि आपने कहा कि आप अपने वर्ड्स वापस लीजिए। मैंने केवल ये कहा, और लेकिन उससे पहले गौरव जी ने चौथी बार के सांसद को अपरपरक 4 बार कहा इमेच्योर, लेकिन आपने एक बार भी नहीं रोका। इसलिए आप लोगों से भी सवाल बनते हैं। अब आता हूं राहुल गांधी जी की बात पर। राहुल गांधी जी ने एक एक चीज को पूरे सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी में समझाया है कि 13 मई को क्या स्टेटमेंट आया, 19 मई को क्या आया, 28 मई को क्या आया। अब उन्होंने कहा गौरव जी ने कि वो सवाल पूछा गया था। अरे भाई, सवाल पूछने वाले तो अडानी के चैनल के दलाल थे, अडानी के चैनल के शेयर्स हैं, अडानी के शेयर्स हैं जो से भी जांच कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। ये आपकी सामान्य भाषा है क्या? एक सेकंड आलोक जी को मेरे साथ दिखाइएगा। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, ये आपकी सामान्य भाषा है क्या, या आप घर में? एक सेकंड मिस्टर भाटिया, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं। आलोक जी, ये आपकी सामान्य भाषा है, आप घर में भी यही सब शब्द इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मुझे क्यों नहीं जरूरत है, चलिए करिए। मैं उनसे बात कर रही हूँ ना, अभी आपका नाम नहीं। लोगों के लिए विशिष्ट भाषा है मेरी, जो भी है बड़ी गंदी भाषा है। अंजना जी, थोड़ा कंट्रोल कीजिए आलोक जी, वरना ऐसा दिन ना आए जब लोग रिमोट अपने हाथ में रखे, बच्चों को कहे कि दूर हटो, दूर हटो, यहाँ पर टीवी में नेताओं को मत सुनो। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब शब्दों के बिना भी आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको जिसके खिलाफ बोलना है आप बोलिए। अंजना जी, हमने लेकिन आज तक पर और आज तक के रिपोर्टर्स पर नहीं। अंजना जी, हमने 10 साल तक अंजना जी, हमने 10 साल तक अपने बीपी बढ़ाए हैं इस मीडिया हाउसेज में डिबेट करते करते। एक हमारा साथी डिबेट करता करता इस आज तक की डिबेट के बाद अपने शरीर को छोड़कर चला गया। आप लोगों ने जिस तरह के टॉपिक्स को उठाया आलोक शर्मा जिस तरह से एक तरफा डिबेट आलोक शर्मा जी, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप संयम रखिए, संयम रखिए और बेवजह से दो चीजों को मत लिंक करिए। संयम रखे हुए हूँ, लेकिन हमारा एक साथी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है आज तक का उसके बारे में मत बोलिए। तो मुझे एग्जाम्पल देना बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल करूंगी, और अपने उस साथी का भी बचाव करूंगी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था, और वो मेरा साथी था। अपने साथी का भी बचाव करूंगी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम अगर अपने अंदर देखना चाहते हैं तो आपको भी देखना होगा अंजना जी।
वापस टॉपिक पर ये आता हूं पता मैं। है, आपने आज लेकिन तक का हमारे वो बचाव किया साथी तो भी मैंने अब इस एग्जाम्पल दुनिया में दिया, नहीं है, तो तो मैं आप नहीं उन बोला पर था। उंगली मत अब उठाइए वापस क्योंकि आता उनका हूं शो था। आप वापस में बहुत हो गया आलोक देखिए, शर्मा जी, वो- बहुत हो वो गया, कांग्रेस टॉपिक की पर वजह आइए। से इस दुनिया में नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप। इतना समय मत दीजिए। ठीक है, उनको, ऑनर का वापस टाइम आता हूं दे मैं। वो दुनिया में नहीं है, हम उनके उसमें भी गए, सब कुछ है, लेकिन क्या हुआ है देश 10 साल में वो पूरे देश ने देखा है। अब वापस आता हूं मैं। इसकी हमने जेपीसी की जांच की है। एग्जिट पोल का एक नेक्सस था, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई कंपनियों के पास इतने पैसे नहीं है कि इतने सैंपल सर्वे करके वो सारा डाटा 2 घंटे 3 घंटे में सब कंपाइल करके रख देंगे। मुझे लगता है इसकी एग्जिट पोल की पूरी जांच होनी चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी उन्होंने अपनाई, और उसमें कुछ चैनल्स कह रहा हूं मैं, कुछ चैनल्स भी उस नेक्सस में शामिल थे कि नहीं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री तीनों जांच के दायरे में, और इसीलिए हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि जेपीसी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ गौरव भाटिया, एक सेकंड आ रही हूँ। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आज राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं और वो जांच की मांग कर रहे हैं, रुकिए मिस्टर आलोक शर्मा, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, और जो आधार है, और जिस तरह से हर संस्था पर सवाल, मतलब सीधा कोई रिपोर्टर एक सवाल पूछ ले जो पसंद ना आए, बीजेपी का बैच पहन लो। देखिए, जांच सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के मामले में की, जांच से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जांच का नतीजा भी राहुल गांधी अपनी मानसिकता जैसा चाहते हैं। कांग्रेस के जमाने में था ना कि सीबीआई पैरट है, तोता है। अब आलोक शर्मा जी चाहते कि पत्रकार भी उनके तोता की तरह बोले। अरे पत्रकार तोता नहीं होता आलोक शर्मा जी, आप रिपोर्ट कम सुनते हैं मौसमी जी का। अगर कांग्रेस जिस दिन चुनाव नतीजा आ रहा था, इतना खूबसूरत शेर आपके पक्ष में सुनाया था कि जलाने वाले जलाती हैं चिराग आखिर, ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की, तो सुनते तो है नहीं, किसी पर कुछ आक्षेप लगा दिया। आप समझिए, पत्रकार वो सवाल उठाएगा, आपके हिसाब का नहीं उठाएगा, तोतागिरी नहीं करेगा, वो रट्टू तोता नहीं बनेगा, उसको जो समझ में आएगा वो सवाल उठाएगा। आपको तीखा लगता है, आप जवाब दीजिए, जवाब देके निकलिए ना, सवाल तो तीखा ही होगा। हमने आज तक किसी पत्रकार पर, हमारे खिलाफ जो भी लगा, आज तक किसी पत्रकार पर नीतीश कुमार जी ने, हमारी पार्टी ने कोई तोहमत नहीं लगाया। आप जो सवाल पूछना है पूछिए, जवाब है नहीं राहुल जी के पास, कह दिए कि भाजपा का बैच लगा लीजिए। और आपके जितने रटंतु तोता वो घूम रहे हैं ना, जर्मनी से लेकर के कुमार तक, वो सारे लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं। आप समझिए आलोक शर्मा जी, सवालों का जवाब ही लोकतंत्र है, और अगर आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, पत्रकारों को तोहमत लगा रहे हैं, तो आप तानाशाही कर रहे हैं। आपकी वो प्रवृत्ति है, लोकतंत्र पर आपको सवाल पूछने का फिर हक नहीं है। अनुराग, एक बात, क्योंकि अभी कोर इश्यूज पर मैं आ ही नहीं पा रही हूं, उस पर एक टिप्पणी हो जाए। अनुराग, आपने देखा वो, ये तो हमने भी देखा है कि किस तरह से एग्जिट पोल दिए गए, 400 पार, हर चैनल 400 पार, तो क्या घर में बना लिए थे क्या? तो ये फासला तो हमने देखा है ना, क्या फासले थे समाज के अंदर में, तो फासले को तो आप नकार नहीं सकते। और फिर उसके बाद एग्जिट पोल आता है तो साहब रोने भी लगते हैं। तो क्या वो बीजेपी सरकार में नहीं आ रही थी इसलिए रोने लगे थे क्या? वो अफसोस है। नहीं, मेरी बात, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। ये एग्जिट पोल कब से हो रहे हैं? नहीं, कब से, लेकिन कब से भदौरिया, मैं क्या पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए, कब से हो रहे हैं? और कब से फेल हो रहे हैं? ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल भी वही 400 पार, 94% है एवरेज। कभी ऐसा आपने देखा ओपिनियन पोल 400 पार? आपको भी पता है कैमरा बंद होगा तो कुछ और बोलिएगा। नहीं, इन्होंने तो कोशिश की थी कि, लेकिन हम डरे नहीं, फासला देखकर, बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद व खुद मेरे नजदीक आ गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ये हम लोग का हौसला था। हमें कोशिश तो बहुत की गई, सत्ता पद से कोशिश की गई डराने की, क्या क्या एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया विपक्षी नेताओं के सामने, कैसे कैसे हम लोगों के पर आरोप लगते रहे। ये सच है, हर मीडिया हाउस ने नहीं किया, लेकिन कई मीडिया हाउस ने किस तरह के सवाल पूछे विपक्ष से, कभी सत्ता पद से पूछने की हिम्मत जुटाई तो बताइए मुझे, कोई इंटरव्यू लेने की हिम्मत जुटाई तो बताइए मुझे। आज सवाल कुछ अलग गलत हो सकता है, लेकिन ये तो सच था कि इस देश के अंदर में लोकतंत्र हमें खोजना पड़ता था, हक से मांगना पड़ता था, लड़ना पड़ता था, चिल्लाना पड़ता था, जो आज कम से कम। क्या बात कर रहे हैं अनुराग जी, रोज बैठते थे, सबसे ज्यादा आप ही चिल्लाते हैं मेरे शो में। फिर वही बात, कितने दर्शक लिखते हैं कि आप अनुराग जी को इतना टाइम क्यों देती हैं? नहीं चिल्लाना पड़ता तो कम से कम इज्जत से बोलने को मिल रहा, नहीं चिल्लाना पड़ता, पहले भी छीनना पड़ता था। अरे अंजना जी, छीनना पड़ता था। आप अपने से कंपेयर हर एक को क्यों कर रहे हो? हम लोग तो हर चैनल में जाते किस तरह से छीनना पड़ता था। आपके बगल में बैठे हैं जो बड़े आज तक पर आप ये शिकायत नहीं कर सकते। नहीं, संत बने आपके बगल में बैठे हैं। एक सेकंड, एक बार ये नंबर्स देखते हैं, क्योंकि ये नंबर्स बता रहे हैं 1984 में अगर 404, हालांकि फिर 14 असम और पंजाब में जब वोटिंग हुआ उसका 414 पर वो सीटें चली गई थी, तब एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। वोट शेयर हम इधर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा को आप टिल्ट कीजिए, तब सीट्स की तरफ जाएगा। हाँ, उसके बाद से स्पष्ट जनादेश की सरकार सीधा जाकर 2004 में बनी, माफ कीजिएगा 2014 में बनी, जो हम आपको सीट दिखा रहे हैं। 1984 में कांग्रेस 404, पंजाब असम जोड़ने के बाद 414, स्पष्ट बहुमत की सरकार।
लेकिन उसके बाद सीधा स्पष्ट, अगर 2009 में भी जो बहुत नंबर्स आए तो कांग्रेस पार्टी के 206 आए थे, 2014 में 282, 2019 में 303, 272 से काफी आगे दोनों बार। इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है और 1% वोट, लगभग 1.5% वोट गिराव, 1.14% वोट गिरावट के साथ वो 240 सीटों पर अटक गई है। लेकिन एनडीए गठबंधन को जनता का समर्थन मिला है और नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री चुना गया है। अब अनुराग जी 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग, अच्छा है आपकी तो बेस्ट परफॉर्मेंस है। 2004 में भी अगर मैं सही हूं तो 35 सीटें ही समाजवादी पार्टी की आई थी, इस बार 37 आई हैं। सवाल कीजिए, लेकिन अब होता क्या है कि हर जगह डिबेट पे जाते नहीं है, इनके नहीं जाना उनके नहीं जाना, सारी खींच आकर यहीं पर निकालिए। और आपको भी पता है कि आज तक पर और मौसमी सिंह और चाहे हल्ला बोलो, हर किसी को उतना ही मौका दिया जाता है। तो कहानी नियामत बनाए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अब तो समझ में आना चाहिए कि उसने जनता के साथ अन्याय किया है। अभी भी अगर वो भारतीय जनता पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है, अभी भी उनको अभी जब हारने के बाद कह देना चाहिए था कि हमसे गलती हुई है, हमने यहाँ पे अग्निवीर योजना जो की है उसमें कम से कम इनकी पार्टी के जेडीयू के लोग आवाज उठा रहे हैं। आप अयोध्या हार गए, आप जिन पे आपने धर्म के नाम पे राजनीति की, तो प्रभु राम ने आपको ही नकार दिया। तो कम से कम प्रभु राम ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा, इनको मानना चाहिए। अयोध्या हार गए, चित्रकूट हार गए, आप बनारस की सारी अगल बगल की सीटें हार गए, आप लखनऊ की अगल बगल की सीटें हार गए, जहां से बड़े नेता आपके लड़ते हैं, गोरखपुर, वहां अगल बगल की सीटें हार गए। तो आपको जिताएगा जनता ने, तो हरा दिया। फिर मानो ना कि आपसे गलती हुई है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। ये चिंता की बात है। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। और कैसे दोनों को राजी करेंगे अग्निवीर पर, मुस्लिम आरक्षण पर? मैं बताता हूं। देखिए, पहले तो किसी को दलाल बुला देना, किसी को कहना भाजपा का बैज लगा लो, और उसके बाद सवाल भी मीडिया क्या पूछेगी, क्या बोला, ये भी कांग्रेस पार्टी ही तय करेगी। अंजना जी याद दिला, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। क्या भाषा का इस्तेमाल करते थे, याद दिला दूं? एक बात जरूर कहूंगा, मैंने बात मैं याद दिलाऊं, बीच में नहीं, अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज कराइए इनको प्लीज, अनुराग जी प्लीज। इजी है ये तो। और ये क्या भाषा है? अब मैं बोलूं तुम बदतमीज हो, तो मैं तो आपसे बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका संबोधन कर रहा हूँ। तुम तो आपकी लायक, आप सुनने लायक हो ही नहीं। किस भाषा का इस्तेमाल करते थे, याद दिलाऊं आपको? अच्छा ठीक है, हो गया अनुराग जी प्लीज। और आप भी ये तोता और मैना मत लाइए बीच में, गौरव जी। जो होगा वही करेगा। तो कौन करता है? अनुराग जी नहीं, मैं भाषा में बोला। ठीक है, अब हो गया। गौरव जी प्लीज बोलने दीजिए, गौरव जी बोलिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारी 240 सीटें आती हैं, इनकी 37 सीटें हैं। आज हर कोई पूछ रहा है, जिसकी 240 सीटें आई हैं, जिसने 1962 के बाद इतिहास रच दिया, तीसरी बार लगातार सरकार आई है और वोट प्रतिशत में भी कमी नहीं हुई है, जो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। उसके लिए तो कह रहे हैं कि हार गए, और अपनी 37 सीटें आई हैं। 99 नर्वस 90 पे कांग्रेस पार्टी का विकेट उखड़ गया, और 1991 के बाद, अंजना जी 1991 के बाद कभी भी 240 का आंकड़ा पार नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने। तो जीत किसकी हुई है? मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी में सबकी आस्था है। एनडीए की बैठक कल हुई थी, प्रस्ताव पारित हुआ है, और संविधान की दृष्टि से जो उचित है हमेशा वही कार्य नरेंद्र मोदी जी और सारे घटक दल करेंगे। दूसरी बात, जो राष्ट्र हित में होगा हमेशा वो करेंगे। लेकिन ये विपक्ष घमंडिया के लिए बर्नौल मोमेंट है, क्योंकि रविवार को जब ये शब्द बोले जाएंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, तो बहुत जगह धुआं और आग दिखेगी आपको, और इसीलिए इस तरह की अनर्गल बातें की जा रही हैं। ठीक है, अनूप बुगी जी जल्दी से आपके पास आते हुए, ये मुस्लिम आरक्षण वाला जो मसला है कैसे फंसेगा, एक बार ग्राफिक्स भी दिखा दीजिए। आप लोग तो 4% देना चाहते हैं, और इनका तो पूरा चुनाव ही इसी बात पर लड़ा गया है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में यहाँ वहां मुस्लिम आरक्षण देना चाहती है। कैसे समन्वय बैठेगा? तमाम आज तक पैनलिस्टों को नमस्कार। हमारी अब गठबंधन सरकार आंध्र प्रदेश में भी है, गठबंधन सरकार एनडीए में भी है, तो हमारा गठबंधन सरकार का एक मैनिफेस्टो रिलीज करे। वो मैनिफेस्टो पढ़ लिए तो हम लोग क्या वादे करें पब्लिक से, हम क्या करते उसमें समझ में आ जाता। तो वो मैनिफेस्टो के हिसाब से ही हमारे हामी रहे
वो मैनिफेस्टो के हिसाब से ही गठबंधन सरकार जो निर्णय लेती और निर्णय के साथ टीडीपी वहां आंध्र प्रदेश में भी चलेगी, वही निर्णय के साथ ही एनडीए सरकार में भी चलेगी। सो ये गठबंधन की निर्णय रहेगी। देखिए 5 मई 2024 को अनूप जी 5 मई 2024 को स्टेटमेंट है चंद्रबाबू नायडू का कि हम शुरू से ही 4% मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का वादा करते हैं। आप वो करेंगे? उसके बाद मैनिफेस्टो भी रिलीज करें हम, जनसेना और भाजपा के साथ अलायंस करके उसके बाद मैनिफेस्टो भी रिलीज करें। ठीक है, मैनिफेस्टो में नहीं है आपके, लेकिन मैनिफेस्टो तो सत्य प्रकाश मिश्रा जी की पार्टी ने रिलीज ही नहीं किया, क्योंकि वो लोग मान रहे थे कि जो बीजेपी का संकल्प पत्र है तो बस एक लाइन में डटे रहेंगे, सटे रहेंगे हर मुद्दे पर, एक लाइन में। इसमें बिल्कुल कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, एनडीए में बने रहेंगे।